स्टार्ट करते हैं, राइट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एन एविडेंस सॉट थ्रू अनफेयर मीन्स इज नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल इफ रेलेवेंट, एडमिसिबल नॉट एडमिसिबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, नॉट वैलिड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अगर गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से, आपने थोड़ा इलीगल तरीके से चोरी छुप के आपने एविडेंस रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तो फिर वो एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, या फिर कोर्ट की मर्जी के हिसाब से एडमिसिबल होगा या वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है एविडेंस। तो इसका आंसर आपको बताना है फटाफट। बी, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इट इज एडमिसिबल इफ रेलेवेंट। आरएम मलकानी का जजमेंट है ये, ठीक है, आरएम मलकानी का जजमेंट था, उसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था, आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, only such facts are made relevant by the BSA as are encompassed by section 4 to 50 of BSA, 5 to 32 of BSA, all the sections of BSA, none of the above। तो यहां पर सवाल ये है कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं, कौन कौन से सेक्शंस के अंदर आपके रेलेवेंट फैक्ट्स बता रखे हैं, 4 से 50 में, 5 से 32 में, सभी सेक्शंस में रेलेवेंट है या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ आकांक्षा, मैं हिंदी में बोल रही हूं, है ना, आप आंसर कर पाएंगे। यस, इट इज 4 to 50। सी कौन बोल रहा है, ऑल द सेक्शंस नहीं है इसका आंसर, 4 से 50 में है। पहले 5 से 55 में था जब आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर था, अब क्योंकि सेक्शंस का फेरबदल हो गया तो अब ये 4 से 50 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली सच फैक्ट्स आर मेड रेलेवेंट बाय द बीएसए एज आर एनकम्पास्ड बाय, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the law of evidence the relevant fact must be logically relevant, must be legally relevant, must be legally and logically relevant, must be legally and logically relevant and admissible। तो सवाल क्या है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो relevant fact होता है वो legally relevant होना चाहिए या logically relevant होना चाहिए या फिर दोनों। अब legally relevant का क्या मतलब होता है, legally relevant का मतलब होता है कि वो सेक्शन 4 से 50 के अंदर दे रखा है, ठीक है। और लॉजिकली रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिकली रेलेवेंट का मतलब होता है कि लॉजिक कहता है कि हाँ ये बात तो सेंस बना रही है, ठीक है। अगर आपने किसी को किसी की मृत्यु जहर से हुई है तो फिर लॉजिकली रेलेवेंट है ना कि उसने क्या खाया था मरने से पहले, वो चीज उससे कनेक्टेड है, तो वो लॉजिकली रेलेवेंट है, ठीक है। तो आपका बीएससी के अंदर जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें रेलेवेंट फैक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, हम लीगल रेलेवेंसी देखते हैं या लॉजिकल रेलेवेंसी देखते हैं। सी, नो, आंसर इसका एक्चुअल में बी है। देखो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, इसको ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर इसका बी मार्क करके आना है, मतलब लीगली रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 4 से 50 में उसको रेलेवेंट फैक्ट डिक्लेयर किया है तो वो रेलेवेंट फैक्ट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। बट इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको कैसे आंसर करना है। देखो 4 से 50 में हमारा जो लॉ है क्या इलॉजिकल चीजों को रेलेवेंट बनाएगा, नहीं। तो ऐसा नहीं है, यहां पर जो है ये इसके अंदर 4 से 50 में हमारे जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हमारे लीगली रेलेवेंट है, यानी हमारा लॉ डिक्लेयर करता है कि ये जो फैक्ट्स इन सेक्शंस के अंदर कवर्ड है वो लीगली रेलेवेंट है। बट इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमारा लेजिस्लेचर कभी भी किसी भी इलॉजिकल बात को रेलेवेंट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट हैं वो लॉजिकली रेलेवेंट भी हो जाते हैं। बट अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करना है तो आंसर आपका बी होगा, ना कि सी, राइट। हाँ ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चूज करना होता है, बेस्ट ऑप्शन, राइट। तो इसका आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम, क्वेश्चन ऑफ लॉ बट कैन बी रेज्ड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन ऑफ लॉ बट विच कैन बी वेव्ड, क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर विच कैन बी वेव्ड। सो व्हाट दे आर सेइंग हियर इज कि रेलेवेंसी जो है, क्या होता है रेलेवेंसी, रेलेवेंसी लॉ का क्वेश्चन है या फैक्ट का क्वेश्चन है, और उसको अगर वो लॉ का है तो उसको हम किस टाइम पर रेज कर सकते हैं, मतलब प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पे या फिर शुरुआत में ही उस क्वेश्चन को हम रेज कर सकते हैं कि ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट नहीं है या ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट है। तो ये क्या है,
यू हैव टू आंसर फटाफट। बी, सबका आंसर बी आ रहा है, आकांक्षा का आंसर ए है। आई होप आकांक्षा ये इसी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, क्योंकि सिर्फ आप ही का करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड इट कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम। व्हाई? इसका रीजन क्या है? आप जब सेक्शन 168 पढ़ेंगे ना, तो यहां पर कोर्ट की पावर्स दे रखे हैं सेक्शन 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखा है? उसके अंदर फर्स्ट प्रोवाइजो अगर आप देखेंगे, फर्स्ट प्रोवाइजो में लिखा है अ जजमेंट शैल बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूली प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब वो रेलेवेंट फैक्ट जिनको कोर्ट में एविडेंस देकर प्रूव किया जा चुका है, कोर्ट उनके ऊपर एविडेंसेस को एडमिट कर चुका है, सिर्फ उन्हीं रेलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पर आप जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये कोर्ट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, ये कोर्ट की ड्यूटी है। तो अगर मान लो कोई ऐसा रेलेवेंट फैक्ट है, सपोज कोई ट्रायल चल पड़ा, ठीक है, ट्रायल में कोर्ट ने किसी फैक्ट के ऊपर एविडेंस ले लिया, ठीक है। अब ये जो एविडेंस है, ये इसके ऊपर पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहती है, और पार्टी ने शुरू में ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो अच्छी बात है, बट अगर मान लो उस टाइम पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो फिर, और मान लो ये फैक्ट जो है वो इररेलेवेंट था, तो क्या बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं? तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्ट की ड्यूटी है इसको फ्लाउट नहीं किया जा सकता। इररेलेवेंट फैक्ट के ऊपर कभी भी जजमेंट बेस्ड नहीं होता है। दैट इज वाई यहां पर इसका आंसर जो है वो ए आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस जेस्टे लिटरली मीन्स। अब रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है? रेस जेस्टे, थिंग्स डन, थिंग्स स्पोकन, सेम ट्रांजैक्शन। ये फोर्थ ऑप्शन में थिंग्स देन लिखा है, करेक्ट कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा। रेस जेस्टे, यस, नहीं तमन्ना? हाँ, तमन्ना का आंसर ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। छाया साहू, आप जो लोग सी बोल रहे हैं उन सबका आंसर करेक्ट है। इसका आंसर है सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सेम ट्रांजैक्शन में हुई चीजें सभी रेलेवेंट होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राइटेरिया ऑफ रेस जेस्टे। अब ये रेस जेस्टे के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए फैक्टर्स आपको बताने हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, कम्युनिटी ऑफ पर्पस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है? इसका प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस मतलब ऐसी चीजें जो टाइम से कनेक्टेड है, मतलब अभी हुई, फिर उसके पहले कुछ और हुआ, ठीक है। और जगह, कि एक ही जगह पर कोई इंसिडेंट हो रहा था, उस जगह पे क्या क्या चीजें हुई, राइट। कम्युनिटी ऑफ पर्पस, कि जो ऑफेंस हो रहा है उस ऑफेंस के टाइम पर मतलब क्या पर्पस कॉमन था, जो भी चीजें हो रही थी, कि जैसे मान लो एक ने डंडा उठाया, एक ने बंदूक उठाई, राइट, पर काम उनका सेम है। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअसली चीजें हो रही है बिना किसी ब्रेक के। तो ये चार चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, तो इसमें आपको बताना है ऑल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के अंदर मैच करना है, ठीक है। तो आप एक ही आंसर के अंदर अपने ऑप्शन लिखेंगे, जैसे ए के बाद बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ क्या मैच कर रहा है। फैक्ट्स विच शोज द प्रिपरेशन ऑफ फैक्ट इन इशू, तो प्रिपरेशन कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है। फिर इधर फैक्ट्स विच शो द रिजल्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, तो ये मैं आपके लिए थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। रिजल्ट मतलब इफेक्ट, इफेक्ट कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है। फैक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एंड फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट, तो ये है एक्सप्लेनेटरी या इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। तो अब आपको ऑप्शंस में से चूज करना है कि ये कौन कौन से सेक्शन में गिवन है। फटाफट, हाँ ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, चलो एक एक करके बता दो।
जो फैक्ट्स विच शोज द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कौन से सेक्शन में दे रखा है? विच सेक्शन इज फॉर प्रिपरेशन? इसका है सेक्शन 6, ठीक है। फैक्ट्स विच आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, इफेक्ट कहां पर है? इफेक्ट इज गिवन इन सेक्शन 5। सेम ट्रांजैक्शन कहां पर है? सेम ट्रांजैक्शन आपका सेक्शन 4 में है, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन 4 में भी है, 5 में भी है, ठीक है, और उसकी थोड़ी सी झलक आपको 6 में भी देखने को मिलती है, बट बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सेक्शन 4, राइट। उसके बाद फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, तो उसके लिए आपका आंसर है सेक्शन 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, द प्ली ऑफ एलाबाई इज एस्टैब्लिश्ड बाय। अब एलाबाई की जो प्ली है वो कौन एस्टैब्लिश करता है? प्रोसिक्यूशन, एक्यूज्ड, या फिर दोनों में से कोई भी, या दोनों में से कोई भी नहीं? कौन करता है प्ली ऑफ एलाबाई? कि भाई अपराध करते समय मैं वहां था ही नहीं जहां अपराध हुआ है, मैं तो उस टाइम पे बॉम्बे गया हुआ था। तो ये बात कौन बोलेगा? प्रोसिक्यूशन थोड़ी ना बोलेगी ये बात। व्हाट इज द आंसर? बी, एक्यूज्ड। हाँ, ये आंसर सबका ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए, या फिर आपको आता था पहले से? शाबाश। हाँ, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11, नहीं 11 थोड़ी था, आता है। गुड गुड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द प्ली ऑफ एलाबाई। द क्वेश्चन इज वेदर मर्डर ऑफ एक्स वॉज कमिटेड बाय वाई। अब सवाल यह है कि क्या एक्स का मर्डर वाई ने कमिट किया है, ठीक है, क्या एक्स का मर्डर वाई ने कमिट किया है? द फैक्ट दैट वाई प्रोड्यूसेस एन एडमिशन स्लिप, वाई ने क्या दिखा दिया? एक एडमिशन स्लिप दिखा दी कि मैं उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि मेरा तो हिप बोन का वो सर्जरी चल रही थी, ठीक है, तो इस वजह से मैं तो ऑफेंस कर ही नहीं सकता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोविजन ऑफ बीएसए अंडर विच इट इज रेलिवेंट? कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है? 6, 9, 10, 11? हाँ, आप बताओ। तमन्ना डीगरा इज सेइंग इनकंसिस्टेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स 9 में है। अच्छा, आप 11 में भी आप एविडेंस एक्ट का कह रहे हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अभी के लिए आपको याद रखना है, एविडेंस एक्ट को भूल जाओ, खत्म। अब आपको याद रखना है सेक्शन 9, ठीक है। अंडर द बीएसए फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। जो फैक्ट्स वैसे किसी सेक्शन में रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल दे आर रेलेवेंट इफ दे आर सिग्निफिकेंट, if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact, if they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable, choose the correct answer using the code given below। तो इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ आपके लिए। वो ये कह रहे हैं, हाँ 9, 2, 11 वाला, ये मैं भी सोच रही थी निकी, मेरे दिमाग में भी सेम ही आया था, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, बट चलो ये यहाँ पर टेलीपैथी हो रही है। चलिए, हाँ तो क्या है यहाँ पर सेक्शन 9 के अंदर ये पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे इफ दे आर सिग्निफिकेंट, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, इफ दे मेक द एग्जिस्टेंस, मतलब या तो वो किसी भी फैक्ट इन इशू के साथ इनकंसिस्टेंट है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको आगे के लिए भी याद रहे। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि दो चीजें ऐसी हैं जो एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। मतलब मैं एक टाइम पर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर नहीं हो सकती। अगर कोई ऑफेंस हुआ है लेट्स से दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में कोई ऑफेंस हुआ है और उसी टाइम पर मैं ये प्रूव कर दूं या मैं सीसीटीवी फुटेज दे दूं कि देखो उस टाइम पे तो मैं मुंबई में मूवी देख रही थी,
ठीक है, या फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, सेम टाइम स्टैम्प पे जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट क्या, एक फैक्ट तो ये कि ए किल्ड बी इन दिल्ली, ठीक है, और टाइम और डेट, उसी टाइम पर ए वॉज हैविंग डिनर इन अ रेस्टोरेंट इन मुंबई, सेम टाइम पे। तो ये दोनों फैक्ट एक समय पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, एटलीस्ट हमारी रियल दुनिया में तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये दोनों फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट है, बट हाईली इम्प्रॉबेबल कब बन जाएंगे, जब इनके बीच में लेट्स से 3-4 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। ऑफेंस हुआ लेट्स से 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद उसको मुंबई में देखा गया, ठीक है। तो ट्रैवल टाइम, एयर वाला ट्रैवल टाइम, प्राइवेट जेट और ये सब वो सारी चीजें भी आप कंसिडर करोगे तो 3 घंटे में मुश्किल है कि कोई इंसान दिल्ली में अपराध करके मुंबई में पाया जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें उसको पर्टिकुलरली अगर प्राइवेट जेट वगैरह वाली सिचुएशन है वहां पर भी इतना इजी नहीं होता। बट अगर आप नॉर्मल एयरलाइंस की बात करें तो आपको एयरपोर्ट में एंटर करना होगा, फ्लाइट में बैठना होगा, बोर्डिंग आधे घंटे पहले बंद हो जाएगी, उसके बाद आप वहां लैंड करेंगे, आप आगे ट्रैवल करके जाएंगे, इनफैक्ट एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। तो 3 घंटे में आप प्लेस ऑफ ऑफेंस से प्लेस ऑफ ईटिंग जहां पर आप खा रहे हैं वहां पर पहुंचना हाईली इम्प्रॉबेबल है, मतलब कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है बट हाईली इम्प्रॉबेबल है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दो चीजें जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो कि 100% इम्पॉसिबल है, बट हाईली इम्प्रॉबेबल में भी 99% इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। बट एक बार को हो सकता है एग्जिस्ट भी कर जाए, लेकिन वो फार फेच्ड है, तो ये होता है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द BSA फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। ओह ये हो गया, हाँ, तो इसका आंसर क्या है, 2 and 3 ओनली। तो ये तो नहीं है, ये है और ये है, राइट। सो इसका आंसर डी है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 12 ऑफ BSA रिलेट टू। तो स्टेट ऑफ माइंड 12 में है, बलविंदर बाय बोल रहे हैं, हाँ, तो बताइए, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, ऑल ऑफ दीज। 12 में एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड आपका रेलेवेंट होता है। सो कौन कौन सी चीजें उसमें रेलेवेंट होंगी, यस, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड हो गया, ओके। चलो अभी फटाफट से आपको ऑफर के बारे में बता देती हूँ, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, दोपहर से क्लास ले रहे हो, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी देर और, अब थकना नहीं है। तो ऑफर ये है कि अगर आप आज 12 बजे से पहले अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरे 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर 12 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदते हैं तो उस पर 1 साल का फ्री है, ठीक है। 2 साल का खरीदते हैं तो उस पर 1 साल का फ्री है। तो इस तरह से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो आपको रेफरल कोड चाहिए होगा, तो आप मेरा रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निशा लांबा, विदाउट एनी स्पेस आपको टाइप करना है और इससे आपको जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। तो ए के ऊपर चार्ज ये लगा है कि ए ने बी को डिफेम करने की कोशिश की है, कैसे, बाय पब्लिशिंग, उसके खिलाफ कुछ ऐसे गलत बात पब्लिश करके। The fact of previous publication by A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant। तो अब यहां पर ये फैक्ट कि पहले भी ऐसे पब्लिकेशन हो चुका है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है वो रेलेवेंट क्यों है, ये आपको बताना है। 12 में ये 12 का इलस्ट्रेशन है सेक्शन, देखो पेपर में इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, मेंस आंसर राइटिंग भी कराती हूं मैं, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, डोंट वरी। आप अनअकैडमी जुडिशरी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अब तक ऑलरेडी नहीं किया है। वहां पर मैंने स्पेशल क्लास भी ली है मेंस आंसर राइटिंग की। नहीं अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा ले लेंगे, ठीक है। पहले तो आप मेरी टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, और इन केस आपको कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है और आपको असिस्टेंस चाहिए, आपको चाहिए कि उसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाए, तो भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली विल डू दैट।
चलिए, सो नाउ कि वो पहले भी प्रीवियस पब्लिकेशन भी ए बी के खिलाफ कर चुका है, ठीक है, उससे उसका इल विल नजर आता है, तो ये भी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। ये क्यों रेलिवेंट है, बिकॉज इट प्रूव्स द प्रिपरेशन फॉर हार्मिंग एज रेपुटेशन as it is necessary to explain fact and issue, as proving intention to harm B's reputation, as it is the effect of relevant fact. Yes, absolutely correct. सबका आंसर करेक्ट है क्योंकि वहां पर उसका इंटेंशन प्रूव हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is accused of receiving stolen goods, knowing them to be stolen. The above is the illustration of. अब वो ये इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन का है, ए के ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने चोरी की चीजें अपने पास रखी हैं और उसको पता था कि वो चीजें चोरी की हैं, तो अब इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, यस, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड, पढ़ रखा है आप लोगों ने अच्छे से। नेक्स्ट, ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग, अच्छा, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड इन द ट्रायल द इररेलेवेंट फैक्ट। सी, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इररेलेवेंट फैक्ट पूछा जा रहा है, आपसे रेलेवेंट फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। कौन सा फैक्ट इररेलेवेंट होगा यहां पर, ए वॉज इन हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर, ए ऑन अदर ओकेजन्स शॉट बी। ये इलस्ट्रेशन है और इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कि भाई ए को तो आदत है लोगों के ऊपर गोली चलाने की, ठीक है, या फिर ये फैक्ट रेलेवेंट है कि ए ने पहले भी बी के ऊपर गोली चलाई है, तो उससे समझ में आता है कि उसका इंटेंशन था बी को मारने का। तो देखो यहां पे ना आपको मैं एक बात बता दूं कि सेक्शन 12 के अंदर जो इंटेंशन आपको प्रूव करना होता है, मतलब जो स्टेट ऑफ माइंड आपको प्रूव करने के लिए जो रेलेवेंट होता है वो होता है स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड। स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड, ये भी पेपर में आ जाता है, पेपर में आपसे पूछ लेंगे कि सेक्शन 12 में स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट होगा या जनरल स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट होगा, तो जनरल स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो जनरल है ना कि जनरली वो सभी लोगों के ऊपर शूट करता है, तो ये फैक्ट आपका इररेलेवेंट हो गया, राइट। और अगर हम ये कह दें कि पहले भी उसने बी के ऊपर गोली चलाई है, तो यानी उसका स्पेसिफिक इंटेंशन था उस ऑफेंस को करने का, ठीक है, दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, ऐसे नहीं कि कोई भी ऑफेंस वो करता है, उसका इंटेंशन था पहले भी उसने बी को मारा है, ठीक है, तो ये वाला फैक्ट यहां पर इररेलेवेंट है, बट दिस वन इज रेलेवेंट। तो ये 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बन जाता है, राइट। यहां आरजीएस के पेपर में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ए के पास लेटर गया था या नहीं गया था। The fact that it was posted in due course and was not returned through the dead letter office, इसको ना अब यहां पर चेंज करके क्या कर दिया इलस्ट्रेशन में, रिटर्न लेटर ऑफिस। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डेड लेटर ऑफिस था, अब इसको चेंज करके रिटर्न लेटर ऑफिस कर दिया बीएसए में। आप बताएंगे कि कौन से सेक्शन में ये रेलेवेंट है। आंसर तो आप सभी का करेक्ट आ रहा है, ये रेलेवेंट तो है, सेक्शन बताइए। फटाफट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तमन्ना, आरती, मेघना ने तो रेलेवेंट बोला है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेक्शन 14 बता देती हूं मैं, सेक्शन 14 में रेलेवेंट है, मतलब इसके अंदर कि ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जो चीज करते हैं वो हमने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ बीएसए डील्स विद रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन एंड कन्फेशन। अब यहां पर रेंज पूछिए, सबसे आसान ऑप्शन क्वेश्चन होता है ये। इसकी रेंज बताइए, एडमिशन एंड कन्फेशन कहां पे रेलेवेंट है। 6 से 16, 15 से 25, 32 से 33, 34 से 39। बी एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर बी ही है।
अब एडमिशंस के क्वेश्चंस आएंगे, अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं बैराक के इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस कम ही लेकर आऊं, ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में मजा आता है। तो आप बताइए, एडमिशन मस्ट बी इन राइटिंग, ओरल राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मस्ट बी ओरल एंड इन राइटिंग और बोथ, एंड इन राइटिंग बोथ, दोनों होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। हाँ, ये सबका करेक्ट है। यस, इसका आंसर है इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एडमिशन इज एक्नॉलेजिंग एनी राइट ऑफ और लाइबिलिटी अंडर सिविल लॉ मेड ओरली बिफोर अ जुडिशियल अथॉरिटी, इन राइटिंग बिफोर अ नोटरी, by conduct and document as well as orally but not in electronic form, by conduct orally or in writing and or contained in electronic form। तो एडमिशन क्या होता है? बेसिकली एडमिशन होता क्या है कि मैं अपनी लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर रही हूं, ठीक है। तो वो मैं कैसे एक्नॉलेज करूंगी? जज के आगे, नोटरी में जाके, या फिर मैं उसको बस एक डॉक्यूमेंट में या बाय कंडक्ट उसको एडमिट कर सकती हूं, या फिर फोर्थ ऑप्शन। यहां पर जो बच्चे सी बोल रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो एक बार ऑप्शन को, पिछले क्वेश्चन के ही सिमिलर ऑप्शंस हैं यहां पे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी है इसका आंसर। यहां पर लिखा है ना नॉट, जो भी पेपर में जब भी क्वेश्चन आए ना, जब भी, मतलब ये ध्यान रख लेना, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर जो बच्चे जो हैं बहुत हबड़ तबड़ में नॉट, इनकरेक्ट, ये चीजों को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि फटाफट से करेक्ट आंसर मार्क कर दो, बट वो ध्यान नहीं रहता कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें, और वहां पे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जब भी पेपर में इस तरह की चीज आए तो ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। अगर पूछा है आपको करेक्ट बताना है, अगर करेक्ट बताना है तो ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं हाँ करेक्ट ही पूछा होगा, बट जहां पूछ लिया इनकरेक्ट, जहां पूछ लिया इररेलेवेंट, मतलब जहां पर नेगेटिव में पूछ लिया ना क्वेश्चन, वहां पर उसको ऐसे मार्क कर लो। जहां पर नॉट दे दिया मार्क कर लो, सो दैट आपका माइंड जो है एक्टिवली वर्क करे और आपसे गलत आंसर मार्क ना करवाए, ठीक है। तो इसका आंसर है बाय कंडक्ट, ओरली और इन राइटिंग और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अब हमें एडमिशन मीन्स, अब एडमिशन क्या होता है उसका आपको बताना है। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट मेड बिफोर कोर्ट, स्टेटमेंट मेड इन अ डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट सजेस्टिंग इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, नन ऑफ द अबव। एडमिशन का मतलब क्या होता है? नो आइडिया। एडमिशन का मतलब क्या होता है? देखो, आपने अपनी लाइबिलिटी को एडमिट कर लिया, ठीक है, बट हमें क्या देखना है यहां पर? लॉ के अकॉर्डिंग एडमिशन क्या होता है? यहाँ अभी सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। लॉ के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है कि कोई एक फैक्ट इन इशू है, मतलब कोर्ट के सामने कोई एक केस चल रहा है, उसमें फैक्ट इन इशू होगा, ठीक है। उस फैक्ट एंड इश्यूज के रिगार्डिंग हम कुछ चीज को एडमिट कर रहे हैं, कुछ इन्फ्रेंस, कुछ कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा फैक्ट है जिससे कि कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है जो कि फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो होता है एडमिशन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, और कुछ नहीं तो इसको एलिमिनेशन मेथड से ही आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, admissions are not conclusive proof of matters admitted, but they may operate as res judicata, estoppel, res geste, all of the above। सेक्शन भी बताना मुझे कि कौन से सेक्शन, ये सेक्शन से है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यू हैव टू टेल मी द सेक्शन ऑल्सो। हाँ, गर्ल पावर, बॉयज। आकांक्षा इज सेइंग कि सिर्फ लड़कियां आंसर कर रही हैं पहले चार्ट के अंदर, और मैं देख पा रही हूँ कि लड़कियां ही कर रही हैं। कहाँ है हमारे लड़कों की फोर्स? यस, इसका आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट, एस्टॉपल है, और ये दे रखा है आपका सेक्शन 25 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन अकॉर्डिंग टू BSA
includes statement made by expressly referred person, agent of a party to proceeding authorized to make statement, a person whose liability must be proved, person from whom the party derived his interest in the subject matter. तो अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. सी देखो, एडमिशन कौन कौन दे सकता है. सबसे पहले एडमिशन पार्टी तो दे ही सकती है, ठीक है. पार्टी के अलावा और भी कोई दे सकता है क्या? तो पार्टी के अलावा एक्सप्रेसली रेफर्ड पर्सन ये भी दे सकता है. आप पढ़ेंगे ना जब सेक्शन 15 में एडमिशन बता रखा है, फिर उसके बाद आप आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे 15 से 20 तक, वहां पर आपको दिखेगा कि कौन कौन एडमिशन दे सकता है. तो एक्सप्रेसली रेफर्ड पर्सन भी दे सकता है. एजेंट ऑफ अ पार्टी प्रोसीडिंग ऑथोराइज्ड, मतलब आपने ऑथोराइज किया है किसी को, तो वो भी दे सकता है. अब ये ऑथोराइजेशन ये पेपर में आ जाता है, ठीक है. ये ऑथोराइजेशन आपका इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है. ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिर्फ एक्सप्रेस ऑथोराइजेशन वाले एडमिशन देंगे या इम्प्लाइड वाले भी देंगे. तो इम्प्लाइड वाले भी दे सकते हैं, राइट. अ पर्सन हुज लायबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड, अ पर्सन फ्रॉम whom the party derived his interest in the subject matter. So according to you are saying A. Absolutely correct. A ही है इसका आंसर. तो मतलब ये सभी एडमिशन दे सकते हैं, राइट. तो एडमिशन पार्टी भी दे सकती है, कोई व्यक्ति जो उस पार्टी से इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है वो भी दे सकता है, उस पार्टी का एजेंट भी दे सकता है. अगर वो पार्टी किसी तीसरे व्यक्ति को रेफर करती है तो वो भी दे सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, प्रायर स्टेटमेंट व्हेन ऑपरेट्स एज एडमिशन. अ प्रायर स्टेटमेंट एडमिशन की तरह कब ऑपरेट करती है ये आपको बताना है. प्रायर स्टेटमेंट इन वंस ओन इंटरेस्ट में बी एविडेंस. अ प्रायर स्टेटमेंट एडवर्स टू वंस इंटरेस्ट, मतलब मैं अपने फायदे की बात बोलूंगी, मैं जो मैंने पहले बोली थी जो कि मेरे फायदे की बात है, क्या वो एविडेंस है? दूसरा, मेरे फायदे की बात नहीं है, मेरे खिलाफ है, मेरे एडवर्स है, क्या वो एविडेंस होगा? अ प्रायर स्टेटमेंट नॉट एडवर्स टू वंस इंटरेस्ट वुड बी एविडेंस, नन ऑफ द अबव. ऑल्सो लेट मी नो द सेक्शन. सेक्शन भी बताएंगे यहाँ पे कि कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है ये. निकी का आंसर, निकी अजीत सिंह राघव. अच्छा, अभी सभी का आंसर ठीक आ रहा है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका आंसर आपका है बी. सेक्शन 19 में दे रखा है. यस, बिल्कुल सही बात. इसके बाद नेक्स्ट, गिव द करेक्ट आंसर. ऑल द एडमिशंस आर कन्फेशन बट ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिशंस. अब ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, पार्टली करेक्ट है, पार्टली इनकरेक्ट है, या सारी जो ये ऑप्शंस हैं डी, सारे ऑप्शंस ही गलत हैं. ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को. जो लोग ए बोल रहे हैं वो एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देखो. अब ठीक हुआ. स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? ऑल द एडमिशंस आर कन्फेशंस. सभी एडमिशंस कन्फेशन थोड़ी ना होते हैं. हाँ, सभी कन्फेशन एडमिशन होते हैं. उल्टा लिखा होता है ना, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट नॉट ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस. अगर वो लिखा होता तो ये ठीक होता. तो इसीलिए मैं कह रही हूं, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है. मतलब आप देखेंगे, आप पेपर में अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. ऐसे सिली क्वेश्चंस, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है बट क्योंकि घुमा के पूछ लिया तो गलत हो जाता है. हाँ, इसका आंसर बी है. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो पेपर में ना ये ध्यान रखना, पेपर से पहले नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है. तो पेपर से पहले अपने माइंड को काम करने के लिए कम से कम 5 मिनट
सब कुछ छोड़ देना, एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले बस डीप ब्रीदिंग करना, तो उससे आपका जो एंग्जाइटी है माइंड का वो कम होगा। ये प्रैक्टिस करके देखना, आप बिल्कुल एंग्जाइटी आपको नहीं होगी, और एंग्जाइटी अगर नहीं होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। दिस इज द टिप दैट इज फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स एंड दे कम एंड टेल मी कि हाँ मैम वो टिप बहुत काम आई थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशंस बाइंड द मेकर इन सो फार एज इट रिलेट्स टू फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ लॉ, बोथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, नीदर ए नॉर बी। तो एडमिशन मेकर को कब बाइंड करते हैं? जब वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर एडमिशन देता है, या क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, या दोनों पे, या फिर दोनों में से कोई नहीं। बताइए फटाफट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं अजीत, इसका आंसर ए है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी। तो ए ने कहा, मतलब ए की ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी है इसको रेंट कलेक्ट करके लेकर आना है। किसके लिए? बी के लिए। बी का घर है, बी के घर में सी रहता है रेंट पे, ठीक है। अब ए को इसके बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करना है। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट। अब बी ने ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। क्यों? उसने कहा कि मैंने इसके ऊपर ड्यूटी लगाई थी रेंट कलेक्ट करने की और इसने रेंट कलेक्ट किया नहीं, राइट। तो ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब ए ने कह दिया कि नहीं, सी को कोई रेंट देना ही नहीं था, इसलिए मैंने कलेक्ट नहीं किया। तो ये क्या है? एडमिशन है ना। किस चीज का एडमिशन? कि सी को रेंट देना ही नहीं था, मतलब सी की कोई लायबिलिटी थी ही नहीं। सो अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज। अब सी ने कह दिया कि आई ओ रेंट। सी कह देता है कि मुझे तो रेंट देना है, वो अपनी लायबिलिटी को एडमिट कर रहा है। तो दिस इज, नाउ यू टेल मी, दिस इज एन एडमिशन, दिस इज नॉट एन एडमिशन, दिस इज अ कन्फेशन, दिस इज अ प्रिजम्पशन। शायद मैंने आपको आंसर बता दिया क्या समझाते समझाते? यस, दिस इज एडमिशन। ये इलस्ट्रेशन है आपका। नेक्स्ट, अ क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी। सी नोज ऑल अबाउट इट। सी इज स्टेटमेंट इज, जो मैंने आपको कहा था ना कि एडमिशन बाय रेफरेंस, की किसी तीसरे पर्सन को हमने रेफर कर दिया। तो आप अपना घोड़ा बेच रहे हैं किसी को और आप उसको कह रहे हैं जाके सी से पूछ लो, सी बता देगा तुम्हें कि मेरा घोड़ा सही है या नहीं, मतलब साउंड माइंड का है या नहीं। तो ये जो सी बोलता है कि घोड़ा साउंड माइंड का है या घोड़ा साउंड माइंड का नहीं है, क्या सी की जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन है या नहीं है? इज इट एडमिशन और नॉट? हाँ, इलस्ट्रेशन है, सेम इलस्ट्रेशन है ये। यस, दिस इज एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेदर द जनरल रूल इज दैट एडमिशंस आर प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर। तो जनरल रूल तो यही है ना कि अगर मैं अपने खिलाफ बात बोलूंगी मैं तो वो एडमिशन होगा, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन कहां पर है? वेयर इज द एक्सेप्शन गिवन? 17, 18, 19, 32। Where is the exception of this section? Section 19। ठीक है, थोड़ा सा इंडेक्स वाले क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है, स्पेशली ये इस तरह के जो एडमिशन से रिलेटेड है। Which section of BSA lays down the rule that in certain circumstances admission can be provided by or on behalf of the person making it? तो इसके एक्सेप्शन कहां पर है? मतलब रूल तो यही है ना कि एडमिशन जो है कुछ सर्कमस्टांसेस में हम अपने फेवर के जो एडमिशंस होते हैं उसके अलावा भी एडमिशन दे सकते हैं। सो वेयर इज दैट गिवन? 18, 19, 20, 21। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सेम ही तो क्वेश्चन था तो इस वजह से। चलिए आगे चलिए। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। अब ए के ऊपर चार्ज लगा है कि तुमने चोरी का माल लिया है और तुम्हें नॉलेज भी थी कि वो चोरी का है, ठीक है।
तो उसके ऊपर ये चार्ज लगा है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज्ड टू सेल बिलो देयर वैल्यू। अब वो ये प्रूव करना चाहता है कि मेरे पास जब कोई खरीदार आया वो सामान खरीदने के लिए, तो मैंने उतने प्राइस में नहीं बोला, उसको बेचा, सस्ते में मैंने बेचा ही नहीं। अगर मुझे पता होता चोरी का है तो मैं तो सस्ते में बेच देता ना। तो यहां पर उसने जो ये स्टेटमेंट दी कि मैंने उसको सस्ते में नहीं बेचा, ये स्टेटमेंट उसने अपने फेवर में दी है ना, ये उसके खिलाफ नहीं है, बट स्टिल ये एज एडमिशन रेलेवेंट है। क्यों? अब आप बताइए। अच्छा, मैंने आंसर ही बता दिया, कोई बात नहीं, आप फिर भी ऑप्शन मुझे बताइए। ए में प्रूव द स्टेटमेंट्स दो इन द नेचर ऑफ एडमिशन बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट्स इन इशू। मतलब कि ए जो है वो स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है इवन इफ वो एडमिशन है और उसके फेवर में है, बट क्योंकि वो कंडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट, ए में प्रूव द स्टेटमेंट्स बिकॉज दे आर सेल्फ सर्विंग एडमिशन। ए में नॉट प्रूव द स्टेटमेंट्स बिकॉज एज एक्यूज्ड ही कैन नॉट बी अ विटनेस इन हिज ओन डिफेंस। ऑल दीज आर इनकरेक्ट। बताइए। तनु इज सेइंग ए, आरती कुमारी ए, अजीत ए, निकी आपने बी बोला है, पिछले क्वेश्चन का तो नहीं है आपका आंसर बी। एवरीवन एल्स इज सेइंग ए, निकी जस्ट यू आर सेइंग बी। इसका आंसर ए है। ये सेक्शन 19 का ही वो एक्सेप्शन है। मतलब देखो, आप अपने खिलाफ एडमिशन दे सकते हैं, दैट इज द जनरल रूल। मतलब अपने फेवर में, मान लो मैं अपने फेवर में कोई चीज बोलना चाहूं कि मैंने चोरी नहीं की, ठीक है, तो क्या वो एडमिशन होगा? नहीं। ऐसे तो फिर हर कोई सेल्फ सर्विंग एडमिशन दे देगा। सिर्फ सेल्फ हार्मिंग एडमिशन ही रेलिवेंट होते हैं, वही प्रूव कर सकते हो। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी आप प्रूव कर सकते हो। उनमें से ये सर्कमस्टांस है, ये वाला एक सर्कमस्टांस ये है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि ये चोरी का है तो मैं इसको सस्ते में बेचता, लेकिन मैंने उसको सस्ते में नहीं बेचा, मैंने उसको सस्ते में बेचने से मना कर दिया। तो ये चीज एक एडमिशन है, राइट? लेकिन ये सेल्फ सर्विंग एडमिशन है, बट स्टिल ये अलाउड है प्रूव करना। क्यों? क्योंकि ये उसका कंडक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? सो दैट इज वाई ये रेलिवेंट होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या आप लोगों को? देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जो इलस्ट्रेशन बेस्ड हैं, जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम। सारे सिंपल क्वेश्चंस थोड़ी ना करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट व्हेन। अब ओरल एडमिशन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए कब रिलेवेंट होते हैं? सिर्फ दो इसकी रिक्वायरमेंट हैं। अगर ये दो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट, सपोज देयर इज अ डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग ओरल एडमिशन रेलेवेंट हो जाएगा। ये जो ओरल एडमिशन वाला क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है आपका पेपर में। आपका सेक्शन 58 के अंदर भी अभी एक्सपैंड किया है सेक्शन 58 को, तो वहां पर भी ओरल एडमिशन अब सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी आंसर है इसका। ओरल एडमिशन, कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी कंटेंट लिखा है उसका ओरल एडमिशन आप कब दे सकते हो? आप कब एडमिट कर सकते हो उसके कंटेंट्स को? मतलब कि हाँ, ऐसा ऐसा लिखा था, तो ये आप तब कर सकते हो, पहली बात, जब आपके पास अधिकार है सेकेंडरी एविडेंस देने का। और ये अधिकार कहां पे मिलता है आपको? जब सेक्शन 58 बीएसए की सारी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर देते हैं। और दूसरा, जहां पर सवाल ये उठता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है, तो उस केस में तो इसका आंसर सी है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बीएसए डील्स विद ओनली सिविल मैटर्स। अब सिविल मैटर्स में से इनमें से कौन सा सेक्शन डील करता है? 21, 22, 23, 24। आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी इसी सेक्शन पर बेस्ड है, तो फटाफट बताइए। नहीं पता? अच्छा, ठीक है, तनु का आंसर आ चुका है, सभी का आ गया है। बबीता, आप शायद एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन का एविडेंस एक्ट से आंसर कर रही हैं। बीएसए में सेक्शन 21 है, तो इसका करेक्ट आंसर है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन मेक्स एन एडमिशन
upon a condition that evidence of it shall not be given, it cannot be proved against him. This is laid down in which section? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे ये लिखा है कि अगर मान लो सपोज मेरा और आपका डिस्प्यूट है, ठीक है, कोर्ट ने कह दिया जाकर आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन कर लो, आपस में सेटलमेंट कर लो। अब वहां पर मैं कुछ एडमिट कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है मेरी गलती है, बट कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो गलती है और हम मिलकर ऐसे कर लेते हैं। तो सपोज अगर मैंने मीडिएशन में ये बात बोल दी तो क्या वो एडमिशन नहीं है? वो एडमिशन है, लेकिन वो उस एडमिशन को क्या कोर्ट में यूज कर सकता है? नहीं। कब? अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा जो ये स्टेटमेंट है इसको आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते, और ये राइट मुझे कहां पे मिलता है? सेक्शन 21 के अंदर, ठीक है। तो आप अगर ये कह दें कि द स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग इन द मीडिएशन ड्यूरिंग द मीडिएशन प्रोसीडिंग्स दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट मी, तो सिविल केसेस में आप ये बोल सकते हैं और फिर उसको एज एविडेंस यूज आपके खिलाफ नहीं किया जा सकता, राइट। सो दिस इज सेक्शन 21 विदाउट प्रेजुडिस क्लॉज। यस, नेक्स्ट, मैंने विदाउट प्रेजुडिस वाला क्वेश्चन डाला हुआ है क्या? नहीं, शायद मैंने वो रिमूव कर दिया था, मैंने सोचा था कि मैं बता दूंगी। वेरी गुड आरती, याद दिलाने के लिए। AIBE वाले भी लाइक करें, नॉलेज तो सबके लिए बराबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी और वकील यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 23 इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विच टर्म इन BSA? तो पहले सेक्शन 23 के अंदर आपका ये प्रोविजन था, ठीक है, उसमें वर्ड्स कौन से थे? बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी एंड वकील। अब उन टर्म्स को हटाकर सेक्शन 21 के अंदर चेंज करके एक वर्ड डाला है, वो वर्ड कौन सा है? आरती का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी बताओ। अगर मैं बोल दूंगी कि करेक्ट है उसका आंसर तो फिर आप लोग भी वही आंसर करने लग जाओगे। यस, बाकी लोग अरे गैस ही कर लो। इसका करेक्ट आंसर एडवोकेट है। तो अब ये सारे वर्ड्स हटा के एक टर्म लगा दिया है और वो है एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोजिशंस अंडर BSA आर। अब ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज अ जीनस, एडमिशन इज अ स्पीशी एंड कन्फेशन इज सब स्पीशी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड एडमिशन आर स्पीशीज, कन्फेशन इज सब स्पीशी, स्टेटमेंट एंड एडमिशन आर जीनस, कन्फेशन इज स्पीशी। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आप पहले तो ये देखो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, बेयर एक्ट से। ये वाला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल है, बट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बेयर एक्ट से था, ये बेयर एक्ट में नहीं दे रखा। 3 इज करेक्ट एंड 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी ए बोल रहे हैं। हाँ, ज्यादातर बच्चों का ए आ रहा है। रोहित का आंसर सी है, रवि किरण का आंसर बी है। नहीं, इसका आंसर ए ही है। सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट जो है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, आप ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। हर एडमिशन एक स्टेटमेंट तो होता ही है ना, हर एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर आ गया। और हर कन्फेशन एडमिशन होता है। सो ये है, एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन एंड एवरी एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। और ये भी बोल सकते हैं हम कि जो कन्फेशन है वो एडमिशन भी है और स्टेटमेंट भी है। तो इस तरह से याद रखेंगे आप, राइट। तो ये सारी, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट इज द जीनस, ये जीनस है, ये स्पीशी है और ये सब स्पीशी है, राइट। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an admission constitutes substantive piece of evidence, corroborative piece of evidence, conclusive proof, none of the above. Now this is a conceptual question. इसका आंसर बताइए। मैं ये बताऊंगी नहीं खुद से, पहले आप बताएंगे। एडमिशन क्या होता है? corroborative piece होता है, conclusive proof होता है, या substantive piece होता है? अगर किसी बच्चे को substantive piece में और corroborative piece में डाउट है
तो आपको बता दूं कि सब्सटैंटिव पीस क्या होता है, मेन एविडेंस, ठीक है, और कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस कौन सा होता है, सपोर्टिव एविडेंस, जो सपोर्ट करता है मेन एविडेंस को। क्रिटिकल वर्ल्ड इज सेइंग आंसर इज बी, बबीता इज सेइंग आंसर इज ए, क्रिएटर यूट्यूब चैनल आप बोल रहे हैं हिंदी में बताऊं तो आपको मैंने बताया ना, समझाया, जो एक मेन एविडेंस होता है उसको सब्सटैंटिव बोलते हैं, सपोर्टिव जो उसको सपोर्ट, मेन एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस होता है उसको हम कोरोबोरेटिव बोलते हैं। ठीक है, सबका आंसर नहीं, सबका आंसर करेक्ट नहीं है। इसका आंसर है सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो एडमिशन हमेशा सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। अब यहां पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, मुझे ये बताओ कि क्या एडमिशन जो है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है, बट कैन इट बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन? मतलब सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के बेसिस पर आप कन्विक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी कोरोबोरेशन, मतलब हमारे पास बाकी के कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक एडमिशन है। तो ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस यानी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस तो है, बट क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इसी के बेसिस पर कन्विक्शन कर दें, जैसे हम डाइंग डिक्लेरेशन में कर सकते हैं? तो क्या हम एडमिशन के केस में ये चीज कर सकते हैं? क्रिटिकल वर्ल्ड, अच्छा बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे हाँ कह रहे हैं, कुछ बच्चे ना कह रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे ना कह रहे हैं। तो नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है, बट इट ऑल्सो नीड्स कोरोबोरेशन बाय अदर एविडेंसेस, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हो या दूसरे एविडेंसेस हो, कोरोबोरेट करना जरूरी है। एडमिशन इतना स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता कि सिर्फ उसके बेसिस पर ही कन्विक्शन हो जाए, राइट? तो इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। तो ये याद रख लेना, अगर पेपर में पूछ लें कि क्या ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है, इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडमिशन कॉन्स्टिट, ये हो गया, which section of BSA provides that admissions are not conclusive proof but may stop? 21, 22, 24, 25, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन आया था, मैंने आंसर बता दिया था आपको, मतलब सेक्शन, ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। नहीं नहीं निकी, कोरोबोरेटिव नहीं है वो, ऐसा नहीं होता कि हर सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है, बट अदरवाइज जैसे डिस्कवरी स्टेटमेंट है, डिस्कवरी स्टेटमेंट सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, बट दैट कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन, ठीक है। यस, इसका आंसर 25 है। मतलब एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि एडमिशन हो गया तो उसको रिबट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, मतलब मैंने एडमिट कर लिया था, अब मैं कोर्ट में उसको रिबट कर सकती हूँ कि नहीं मैंने वो चीज एडमिट की थी, बट वो मैंने अलग तरह से बोला था, ठीक है, उसका मैं कंटेक्स्ट बताना चाहती हूँ। तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि मैं उसको रिबट ही नहीं कर सकती, बट हाँ वो एज एस्टॉपल मेरे खिलाफ काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, A says to B that he has finished his wife forever. Under BSA this statement amounts to. अब वो B को कह रहे हैं मैंने अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ये स्टेटमेंट क्या है? एडमिशन है, कन्फेशन है, स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द अबव। बहुत जल्दी आंसर आ गया क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल का। ये जॉइंट ट्रायल वाला क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट जॉइंट ट्रायल। Yes, this is a confession. Next question. Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding is covered by 22, 23, 24, 25. Where is it given? मतलब अगर मैं किसी से डर के कन्फेस करूं या मुझे कोई लालच देकर कन्फेस करवाए, ठीक है, तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। ये कहां दे रखा है? नो, इट्स नॉट 25। 25 तो कंक्लूसिव प्रूफ वाला है ना। एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, बट इट मे एक्ट एज अ स्टॉपल।
यस इट इज सेक्शन 22। सेक्शन 22 में दे रखा है थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस। लेकिन इसके अंदर एक और चीज ऐड हुई है, क्या हुआ है वो मैं अभी आपको, क्वेश्चन है वो आपको पता चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा आई थिंक। हाँ इसमें भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड, कौन सा ग्राउंड मेंशन नहीं है सेक्शन 22 के अंदर जिससे कि कन्फेशन जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है? इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, थ्रेट, डिसीट। ये तो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ निकी, दैट वी कैन से, मतलब ऑल भी हो सकता है उसका आंसर, बट वो ना आपको क्वेश्चन का लेवल चेक करना पड़ेगा निकी, क्वेश्चन पेपर का, उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग श्रीधर। एमसीक्यू वाईटी पे कब होगी? कभी भी करा लेंगे आरती, आप जब कहें। यस इसका आंसर है सी, डिसीट नहीं है। उसके बाद एक इसमें न्यू वर्ड ऐड हुआ है सेक्शन 22 में जो कि पहले एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं था, तो वो नया वर्ड कौन सा है? कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ड्यूरेस। कोई कह रहा है सी एंड कोई कह रहा है ए। डेली कराएं? डेली करा लेंगे। यस इसका आंसर है ए, कोअर्जन हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बीएसए कन्फेशन मेड टू द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल? तो आप पुलिस को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल तो नहीं होता, ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, 24, 25, 26। यस आंसर इज सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएसए। तो आपका जो पहले 25, 26, 27 में था ना, वो अब आपका सेक्शन 23 के अंदर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बीएसए विच कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल? कौन सा कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है? कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी, वॉलंटरी कन्फेशन, कन्फेशन बिफोर अ प्राइवेट पर्सन। नहीं नहीं, नेक्स्ट आपका अभिषेक सर आएंगे, अभिषेक भट्ट सर। यस ये सबका करेक्ट है। कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता। कन्फेशन बिफोर पुलिस विल बी प्रूव्ड, विल नॉट बी प्रूव्ड, विल बी कंसिडर्ड कन्फेशन, विल नॉट बी कंसिडर्ड कन्फेशन। हिंदी में कब आएगा? हिंदी में नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं हिंदी में भी लेकर आऊंगी, ठीक है। आज तो मैं अभी बस एक बार आई हूँ, मैं अभी नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी अभिषेक सर आएंगे और फिर इसको एंड करेंगे, 10 बजे तक एंड करना है। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं लेकर आऊंगी तो आई टेक इट, आई ब्रिंग इट इन हिंदी। यस तो ये आप प्रूव ही नहीं कर सकते, कन्फेशन बिफोर द पुलिस विल नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब अभिषेक सर का टाइम हो गया एक्चुअली, तो हाँ प्रांजल सर की क्लास हो गई, तो अब इसको ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत सारे लेकर आई हूँ बट हमारे पास इतना ही टाइम है, तो प्लीज आंसर दिस। ए कमिट्स अ क्राइम एंड गोज टू पुलिस ऑफिसर, एक क्राइम कमिट करते हैं और पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और जाकर कन्फेस कर देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ए के ऊपर चार्ज लग जाता है ऑफेंस का। अब ये जो कन्फेशन उसने पुलिस ऑफिसर के सामने दिया था, इसमें बताओ क्या ये प्रूव हो सकता है?
ऑप्शंस, कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, तो प्रूव नहीं किया जा सकता 23 सबसेक्शन 1 की वजह से। कैन बी प्रूव्ड बिकॉज ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, ठीक है। थर्ड, कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, एंड फोर्थ, कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। यस, सभी का आंसर करेक्ट आया है, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में आपको बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया कन्फेशन जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता है, वो इरेलेवेंट होता है। और 23 सबसेक्शन 2 में कि आप पुलिस कस्टडी में रह के किसी को भी कन्फेशन दे दो, चाहे आप अपने साथी को भी कन्फेशन दे दो, वो भी प्रूव नहीं हो सकता, ये पुलिस कस्टडी से रिलेटेड है। लेकिन इसके अंदर प्रोवाइजो है कि अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि कोई फैक्ट डिस्कवर होता है तो वो फैक्ट आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो ये है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी, बट अभी मैं सेशन एंड कर रही हूँ, मतलब अपनी तरफ से। अब अभिषेक सर आपके साथ आएंगे और वो आपको आगे कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू स्टे लाइव एंड कीप आंसरिंग द क्वेश्चंस। ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ स्पेशल क्लास, उसके अंदर हम इसके बीएनएस के बीएसए के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस मैं नहीं लेकर आई हूँ, मैं छोड़ के भी आई हूँ, वो वाले क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, तो वहां पर हम सीरीज चला लेंगे, ठीक है। सो आई प्रॉमिस यू दैट अकॉर्डिंगली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स दे देती हूँ, जहां पर आप इसकी पीपीटी भी ले सकते हैं।